आज के इस वर्चुअल क्लास में हम बात करेंगे जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारकों के बारे में। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कारक हैं जिनसे जाति व्यवस्था में बदलाव आता है। बिंदुवार हम इन कारकों की चर्चा करेंगे। पहला जो कारक है वो है पाश्चात्य शिक्षा एवं बढ़ता हुआ ज्ञान, वेस्टर्न एजुकेशन एंड ग्रोविंग नॉलेज। आप जानते हैं कि पश्चिमी दुनिया में जाति के स्थान पर वर्ग व्यवस्था है और पश्चिम का ज्ञान भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के साथ आना प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा या हम कहें पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव बढ़ा और वहाँ जो पश्चिमी दुनिया में भ्रातृत्व की, बंधुत्व की, समानता की, स्वतंत्रता की जो विचारधारा या विचार थे वो उस पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ भारत में भी आए। तो यहाँ अंधविश्वास दूर हुए, तार्किक दृष्टिकोण बढ़ा, तो जाति व्यवस्था में भी बदलाव हुआ या हम कहें कि जाति व्यवस्था की जड़ें खोखली होना प्रारंभ हुई। ये पहला कारण। दूसरा कारण था पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जिसमें व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, उदारवाद आदि विचार प्रचलित थे, उन विचारों का प्रचार प्रसार भारत में हुआ और उनके कारण हमारे यहाँ जो जाति से संबंधित धारणाएं थी उनमें कुछ शिथिलता आने लगी। तीसरा फैक्टर माना जाता है आधुनिक आवागमन एवं संचार के साधनों का प्रभाव। वर्तमान जो संचार का संजाल है, नेटवर्किंग है, उसने दुनिया को एक वैश्विक गांव में तब्दील कर दिया है। तो विश्व के अनेक देशों में जो प्रथाएं, परंपराएं, विचार, विश्वास प्रचलित हैं वो भारत में भी आए। हम ये जानते हैं कि जाति भारतीय उपमहाद्वीप की एक विशिष्ट संस्था है। इस रूप में दुनिया के अन्य देशों में या शेष दुनिया में ये नहीं पाई जाती। तो आधुनिक आवागमन के साधनों ने दूरियों को कम करके लोगों का आना जाना कम समय में संभव कर दिया, जिससे एक दूसरे के स्थान की जो संस्थाएं थी उनसे लोग परिचित हुए और भारत में जाति के बंधन हैं वो शिथिल होना प्रारंभ हुए, ऐसा माना जाता है। चौथा था नवीन आर्थिक व्यवस्था। जो न्यू ग्लोबल इकोनॉमी है उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उसमें जातीय जो व्यवसाय थे वो जातीय व्यवसाय अब जातियों तक ही सीमित नहीं रहे। अब दूसरे लोग भी उन व्यवसायों को करने लग गए और उनसे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान आपस में होने लग गया। तो ये जो जातीय व्यवसाय थे, इन जातीय व्यवसायों पर उद्योगीकरण ने प्रभाव डाला, तो उससे भी जाति व्यवस्था में कुछ शिथिलता देखने को हमें मिली। पांचवा जो कारक है वो नए व्यवसायों के संदर्भ में है। नवीन पेशों का जो प्रभाव है, नए ऑक्यूपेशंस प्रारंभ हुए। औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण
प्रारंभ हुआ और इस औद्योगिकरण एवं नगरीकरण ने नए पेशों को उत्पन्न किया। अब लोग अपने पारिवारिक व्यवसाय के स्थान पर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक या फिर फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करने लग गए। तो जातीय व्यवसाय अब रहे नहीं और विभिन्न जातियों के लोग एक ही स्थान पर एकत्र होने लगे। तो जातीय जो दूरी थी, जो कास्ट डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट था, वो प्रभावित हुआ। छठा कारक माना जाता है नगरीकरण का प्रभाव, अर्बनाइजेशन का प्रभाव। नगरों में विभिन्न जातियों के लोग एक स्थान पर आए, एक दफ्तर में, एक मिल में, एक स्कूल में, बस में, रेलों में, ट्राम में एक साथ यात्रा करने लग गए। सिनेमा, होटल, क्लब, सामाजिक उत्सवों में भाग लेने लग गए। तो अब जाति का भेद नहीं रह के लोग एक दूसरे के साथ उठने बैठने लग गए, खाने पीने लग गए। इससे भी जो जातिगत भेद और ऊंच नीच के भाव थे वो प्रभावित हुए, कम हुए। सातवां प्रभाव है, कारक है नवीन सामाजिक समूहों का जन्म। अब व्यवसाय के आधार पर, राजनीतिक कार्यों के आधार पर, शिक्षा या धन इत्यादि के आधार पर नए सामाजिक समूह बने। फैक्ट्रियों में मजदूरों ने संघ बनाए, अलग अलग एसोसिएशंस बनी, चिकित्सकों की, शिक्षकों की, इंजीनियर्स की, उद्योगपतियों की, दूसरे जो प्रकार के नौकरी करने वाले थे उन लोगों की। तो इनमें भी अब जातीय चेतना के आधार पर, जातीय चेतना के अतिरिक्त व्यावसायिक चेतना या वर्ग चेतना उभर कर आने लग गई। आठवां है धार्मिक आंदोलन। जाति व्यवस्था के विरोध में राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि लोगों ने अनेक सुधारवादी आंदोलन प्रारंभ किए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इन्होंने जातिगत जो भेदभाव थे, छुआछूत थे या ब्राह्मणवाद था, उनका विरोध किया और समानता की बातें प्रारंभ की। तो इनके परिणाम स्वरूप भी जो जातीय भेदभाव थे उन पर चोट पहुंची, बदलाव दृष्टिगोचर हुआ। नवा था राजनीतिक आंदोलन। हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर ब्रिटिश प्रतंत्रता से मुक्ति के लिए लंबा राजनीतिक आंदोलन चला। उस राजनीतिक आंदोलन में कोई एक जाति समूह या वर्ग ही सम्मिलित नहीं था, अपितु सभी जातियों के लोगों ने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश दासता का विरोध किया। तो इस कारण भी लोगों में जो जातीय भेदभाव थे वो कम हुए। 10वां कारक सामाजिक आंदोलनों का है। महिलाओं की गैरबराबरी के विरुद्ध आंदोलन, छुआछूत, दलितोद्धार, इस तरह के जो आंदोलन चले, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। इससे लोगों को अनेक सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए और इसमें जो देर से विवाह होने लगा, विवाहों में परिवर्तन हुए, तो जातीय बंधन ढीले पड़े। फिर है प्रजातंत्रीय प्रणाली का प्रभाव। 1947 में ब्रिटिश दासता से मुक्ति के बाद भारत ने लोकतंत्रात्मक अथवा प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली को अंगीकार किया और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को मत का अधिकार है। जाति कोई भी हो, सबके मत का मूल्य समान होता है। तो इससे भी जातीय बंधन ढीले पड़े। 12वां जो कारक माना जाता है वो जाति व्यवस्था में परिवर्तन के पीछे, वो है कानूनों का प्रभाव। भारत में जो ब्रिटिश
राज्य में कानून बनाए गए उसमें भी जाति ऊंच नीच या भेदभाव को स्थान नहीं दिया गया था। और इसके बाद में 1947 के बाद में जो भारत में कानून बने, चाहे वो 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम हो, 1955 में ही अस्पृश्यता अपराध अधिनियम हो, इनसे भी जातीय बंधन कुछ शिथिल पड़े और जातियों में बदलाव देखने को मिला। 13वां है स्त्री शिक्षा का प्रसार। आज़ादी के बाद भारत ने योजनागत विकास के मॉडल को चुना और उसमें शिक्षा के प्रचार प्रसार का प्रयास किया। महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। महिलाओं को शिक्षित करने से जातियों के बंधन में भी थोड़ी शिथिलता आई, क्योंकि विवाह और खान पान के नियमों को चुनौती मिली। संयुक्त परिवारों का विघटन। सामूहिकता के कारण ही जातीय नियमों का पालन होता था। अब एकाकी परिवारों की स्थापना हुई, इसके पीछे अनेक सारे कारण थे। नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव है। इनसे संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ और नाभिकीय परिवारों ने जातीय आधारों पर चोट की। जाति पंचायतों का ह्रास। जाति संबंधी नियम कायदे कानूनों का पालन करवाने में जाति पंचायतों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी के बाद इन जातीय पंचायतों का ह्रास हुआ, क्योंकि नए कानून बन गए और उन कानूनों को लागू करने वाली संस्थाएं हो गई। इसलिए अब जातीय पंचायतों की कोई विशेष भूमिका समाज के लिए रही नहीं। इन जातीय पंचायतों का ह्रास होने से भी जाति से संबंधित ऊंच नीच और भेदभाव को लागू करने वाली संस्थाओं में कमी देखी गई और इससे जाति व्यवस्था में बदलाव हुआ। अगला जो कारक या फैक्टर मानते हैं हम जाति व्यवस्था में परिवर्तन के पीछे वो है जजमानी प्रथा की समाप्ति। परंपरागत रूप से भारत में आज़ादी से पहले जजमानी व्यवस्था थी, जिसमें यजमान और जजमान एक दूसरे से बंधे हुए थे और ये जो संबंध थे वो ऊंच नीच या जाति पर आधारित थे। जैसे ही जजमानी प्रथा समाप्त हुई, इस तरह का सेवा करने का जो रिवाज था, प्रचलन था, परंपरा थी, वो भी समाप्त हो गई। अब संबंध ऊंच नीच के स्थान पर बराबरी के आधार पर बनने लग गए, विकसित होने लग गए। जो 17वां कारक हम मानते हैं वो मानते हैं कल्याणकारी राज्य की नीति। 1947 के बाद से भारत में जो सरकार का मॉडल था या राज्य का जो स्वरूप था वो वेलफेयर स्टेट का स्वरूप था, कि राज्य लोक कल्याण अथवा जनहित को ध्यान में रखकर कार्य करेगा। तो इस लोक कल्याण के कार्य करने के कारण राज्य ने जातियों के बंधनों को शिथिल किया और सभी को समान मानते हुए सबके हित में काम किया। जो पिछड़े थे, वंचित थे, दलित थे, जिनको तथाकथित अस्पृश्य जातियां समझा जाता था, उनके उत्थान के लिए राज्य के द्वारा काम किए गए, जिससे उनका अपलिफ्टमेंट हुआ और इन जातियों के बंधनों में या जातियों के जो ऊंच नीच की जो खाई थी वो कम हुई। 18वां बिंदु है रूढ़िवादी धर्म का ह्रास। जाति की उत्पत्ति के बारे में आप सभी को ध्यान में है, हमने चर्चा करी थी कि सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में 3 वर्ण या 3 समूह की चर्चा मिली और उसके बाद में ऋग्वैदिक काल में भी चौथे समूह की चर्चा भी मिली। और ये जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी चर्चा की गई और इनको व्यक्ति के या मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में समझा गया। सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए सामाजिक व्यवस्था के संचालन में भागीदार बने, ये मान्यता थी। और ये सारा सब कुछ जन्म पर आधारित नहीं होकर कर्म पर आधारित था। ये कहा गया कि व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, अपितु वह कर्म से ब्राह्मण होता है। लेकिन कालांतर में यही वर्ण व्यवस्था जो कर्म प्रधान थी वो जन्म प्रधान हो गई। जिसका जिस वर्ण में जन्म हुआ वो आजीवन उस वर्ण के साथ जुड़ी हुई विशेषाधिकारों को भोगता रहता था। यही वर्ण जातियों में
तब्दील हो गए, परिवर्तित हो गए और जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई। आज़ादी के बाद में ये देखा गया कि भारत ने प्रजातांत्रिक लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था को चुना और जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वो शिक्षा पद्धति भी अब तर्क प्रधान थी, विज्ञान का युग था। उद्योग धंधों को सरकार ने प्रमोट करने का प्रयास किया, नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, योजनागत विकास के माध्यम से अभी तक जो वर्ग या जो जातियां वंचित थी उनको ज़्यादा लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। संविधान में उनके लिए उनके अधिकारों को प्रत्याभूत करने के लिए उपबंध सम्मिलित किए गए, उन्हें आरक्षण दिया गया। तो इन सब से जो धर्म की रूढ़िवादी प्रवृत्ति थी, धर्म जो जाति को प्रश्रय प्रदान कर रहा था, जो जाति से संबंधित भेदभाव और ऊंच नीच को बढ़ावा दे रहा था, उनका स्थान अब तर्कसंगत व्यवहार और क्रियाओं ने ले लिया। इन तर्कसंगत व्यवहार और क्रियाओं के कारण जो रूढ़िवादी धर्म की स्थिति थी वो बदली और उससे जाति का जो मूलभूत आधार था उस पर चोट पहुंची और जातीय बंधन आज़ादी के बाद से ये देखने को मिला कि वो शिथिल हुए, ढीले हुए। तो ये था भारत में जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारक। धन्यवाद।